बोले रानी आप बेकार भैया की हो जाओ, अगर खाना लेकर के मुझे पहुंचाते हो जो समझना कि तुम्हारा भाई नहीं बचेगा। तो रानी खेल करके पहुंचा देती है। अरे जब नहीं ठहरे, अरे ढकेल भेजे दो, अरे रानी बैठी उस समय कीचा के बाठे में बैठा था। जिस समय शरणनी खाना लेकर के पहुंच जाती है बड़ा खुशी होता है। कीचा बताते अरे खाना शरणनी पहुंची, अरे मुख की चकने पाए गई, अरे नहीं नहीं कर रही द्रौपदी, अरे नयन से जलधार बही। और कहती है द्रौपदी बोली दिलरती पशु करत है। देखो राजन मैं आपकी राजी हूँ, भोग नहीं किया जाता है नेताजी बीच में वो मनुष्य पशु गति का होता है। नीचे को शाम हो जाए तो मैं आ जाऊंगी। पशु करत है, अरे मान जाओ तुम मोर कही, अरे कहो जहाँ मैं आए जाऊं सो, अरे झूठ न मानो बात सही। कीचक से पूछा जहाँ बताओगे रोटी आ जाऊंगी। तो कीचक रात में यहाँ 12 खम्बा था, आज भी है। वहाँ कीचक बताते के रहता था, उसे बताएगा वहाँ आ जाना। हेलो 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 सिंगर कौशल्या पाल यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आज का सारा कार्यक्रम देख सकते हैं। चलो आ जाइए। मानवर श्री जसराम जी पाल टिकरिया जालौन राष्ट्रीय सूचित समाज पार्टी के अध्यक्ष। मैं मंच पर उनको कहना चाहता हूँ 2 मिनट 5 मिनट के लिए वे आए और हमारी समाज को थोड़ा निर्देश दे दें। माँ अहिल्याबाई के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शिक्षा की महानायक डॉक्टर भीमराव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे समाज में जन्मे महापुरुषों और वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की सभा के हमारे अध्यक्ष महोदय, आज की सभा के हमारे संचालक महोदय और आज की सभा के हमारे सभी कलाकारगण, नृत्यकाएं और जिन्होंने इस सभा का
आयोजन किया है उन सभी को और दूर दराज से पधारे हुए हमारे रिश्तेदार, मेहमानों और अदर समाज के हमारे रिश्तेदार और मेहमानों को भी मैं हार्दिक वंदन, अभिनंदन और नमस्कार करता हूं। आज का कार्यक्रम आप सभी ने बड़ी रुचिपूर्वक देखा। मैं देख रहा था, काफ़ी वक्ताओं ने, प्रवक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, जो कुछ हमारे समाज के प्रति अच्छा भी था और कुछ बातें हमें अपने हृदय से मैं आप बोलना चाहूँगा कि काफ़ी बुरी भी लगी। जो हमारे सामने हमारी महिलाएं और हमारी बच्चियां और बच्चे उपस्थित थे, उनके लिहाज से, हालांकि जो बुजुर्ग बोल रहे थे यहाँ पर, उनके लिहाज से वो कहानी एक रोचक रही होगी, लेकिन आज की शिक्षित समाज के हिसाब से वो जो कहानी सुना रहे थे काफ़ी भद्दी टिप्पणी थी हमारे समाज के लिए और हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए। आप लोगों का समय कट गया है, जैसे भी कटा, जितना भी आपने संघर्ष किया, हम सभी बुजुर्गों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को सद्भावना प्रदान करें और शुद्ध बुद्धि दे, ताकि आप जो हमारी पीढ़ी है आने वाली, वो किसी प्रकार से आप जैसी मेहनत ना करे और आप जैसा संघर्ष ना करे। तो इसका एक ही कारण है, एक ही उपाय है, एक ही उपचार है, एक ही ट्रीटमेंट है कि आप लोग संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए और अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए। शिक्षा एक ऐसा अचूक बाण है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता है। इसमें आपका सोच है कि आप ज़्यादा जाया करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे, तभी हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है। आप शराब का सेवन करते हैं, आप लोग गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, जो काफ़ी हानिकारक भी है हमारे समाज के लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी, हमारे घर के लिए भी और खासकर अपनी निजी सेहत के लिए। मैंने देखा है, हाँ, मैं इसी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी जिलों में मैं घूमा हूँ और घूमता रहता हूँ, वहाँ भी देखता हूँ अधिकांश युवा पीढ़ी नशे में डूबती जा रही है। इसका एक ही कारण है कि हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों का और अपने परिवारजनों का कहना नहीं मानते हैं। हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमने यहाँ के बच्चों को भी देखा है जो हमारे से रिलेशन में छोटे हैं और 15-16 साल या 20 साल की उम्र के रहे होंगे, जब कहीं बाहर जाके काफ़ी संघर्ष का काम करते थे, ईंटा बनाया करते थे मिट्टी के मेहनत के साथ, तो ये लोग ये भूल जाते हैं कि हम कितनी मेहनत से वो पैसा कमा रहे हैं और हम किस हिसाब से उस पैसे को गंवा रहे हैं। यदि उस बात को हम कहें कि इस गांव में हमारे समाज का परिवार लगभग मेरे हिसाब से 500 की वोटिंग होगी, तो मैं ये देखता हूँ, पर्सनली तौर पर देखा है, अनुभव किया है कि नौकरी के नाम पर जीरो हैं, आउटसोर्सेस के नाम पर जीरो हैं। आउटसोर्स का मेरे का कहने का मतलब है जैसे कोई बिजनेस है या कोई और ठेकेदारी वगैरह जो होती है, जो अन्य समाज के लोग करते हैं कि हमारा सोर्स पैसे कमाने का कहाँ से बनेगा, हमारे परिवार की आजीविका कैसे चलेगी, तो यहाँ पर वो सब शून्य है।
मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। समय समय पर मैं यहाँ आता रहता हूँ, चाहे वो दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे खुशी हो, किसी प्रकार से भी हो, जब भी मुझे सूचना मिलती है मैं अपना समय निकाल करके अवश्य आता हूँ और इन लोगों को समझाता हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि मेरे हिसाब से ये चौथी पीढ़ी होगी जो बिल्कुल नशे की गर्द में डूबती जा रही है। और बच्चों की जब मैं सेहत देखता हूँ बड़ा दुख होता है कि कहाँ इनके बुजुर्ग जो थे 80-90 साल के होके, हमारे पिता तुल ससुर साहब जी स्वर्ग सिधार गए हैं, उनकी सेहत को ले लो और जो हमारे नाती हैं या हमारे बच्चों के बच्चे हैं उनको देखता हूँ, बड़ा दुख और कष्ट महसूस होता है। या तो ये लोग आप लोगों की बात नहीं मानते हैं या आप लोग इनको शिक्षित नहीं करना चाहते हैं, उसी गर्दिश में धकेलना चाहते हैं जिस गर्दिश में आप लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है। आज हमारी समाज के एक बराबरी की समाज, जिसको हम यादव वर्ग बोलते हैं, कहाँ पर पहुँच चुका है वो आप लोग भी जानते हैं। क्योंकि उनको नेतृत्व मिला है, प्रशासनिक नेतृत्व मिला है और पारिवारिक नेतृत्व मिला है। नहीं, वही यादव आपकी फसल काटा करते थे, वही यादव आपकी गाय भैंस चुराते थे और कहीं दूसरी जगह ले जाते थे। और जब इनकी पावर आई, जिनके घर पे खप्पर नहीं थे उन्होंने आज टाल्स और तरह तरह के कई साधन जुटा लिए हैं। तो ये सब उनकी एक मेहनत और एक परिवार के लगाव और एक मुखिया का नेतृत्व जो आज काम आ रहा है कि हमारी बराबरी का समाज, जिसको हम यादव वर्ग बोलते हैं, वो पाल समाज से एक कट्टरता, जैसे मान लो कि एक हिंदुस्तान पाकिस्तान उस प्रकार से दुश्मनी रखता है। और आज विकास के क्षेत्र में वो सभी वर्गों से नंबर 1 पर है। इसका मेन कारण मैं आपको बता दूं क्या है, प्रशासनिक नेतृत्व। प्रशासन का नेतृत्व जब आपको सहयोग करेगा, आप कोई भी गलती करेंगे वो आपकी माफ कर दी जाएगी। तो मैं अंत में यही बोलूँगा कि आप अपने बच्चों को, आप अपने परिवार के नेतृत्व को सुचारू रूप से चलाइएगा और बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाइएगा। क्योंकि अगर शिक्षा है तो आपका खेती एक तरफ है, आपका गाय भैंस का बिजनेस एक तरफ है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। शिक्षा का कोई हनन नहीं कर सकता है। आप किसी भी प्रकार से आप कर्ज लेते हैं, सब शराब पीते हैं, पैसा नहीं होता है, इधर उधर से लाते हैं, लेते हैं, हमने देखा है। धन्यवाद। तो उस हिसाब से जब आप अपने नाती पोतों को, आप ये देखिए कि आपने कितना संघर्ष किया है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस परिस्थिति में, जब महाविकल्प परिस्थिति थी, हम कपड़े अच्छी तरह से नहीं पहन सकते थे, हमारी माँ बहन बेटियों के साथ तमाम प्रकार के गलत काम किए जाते थे। उस टाइम उन्होंने संघर्ष किया और 32 डिग्रियां हासिल की विदेश से। वो भी हमारे बुजुर्गों ने उनको सहयोग किया, हमारे बुजुर्गों ने उनको सलाह दी, हमारे बुजुर्गों ने उनको पैसा का सहयोग किया। तो हम चाहते हैं इस गांव से भी एक अपना IAS IPS बनाइए। आपको, आपका यदि बेटा लगनशील है तो मैं इस सभा के बीच में, इस सभा मंच की ओर से ऐलान करता हूं, घोषणा करता हूं और वादा करता हूं कि जो भी बच्चा आपका
इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है और लगनशील है, उसकी मैं भरपूर सहायता करूंगा। यदि आप चाहो कि मैं खेती खरीदने में कर दूं, मैं नहीं करूंगा। ट्रैक्टर खरीदने में कर दूं, नहीं करूंगा। आपकी लड़ाई के सामने प्रत्यक्ष नहीं आऊंगा। अप्रत्यक्ष रूप से मैं आपको सहयोग कर सकता हूं, चाहे वो प्रशासनिक हो, पैसे से हो, किसी भी प्रकार से हो। तो मैं ये वादा करता हूं आप सभी के सामने कि आपका यदि बच्चा लगनशील है, MBBS कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, IAS IPS में कोई रुकावट आ रही है और करना चाहता है, तो उसका मैं तन मन धन से सहयोग करूंगा। खड़े नहीं, खड़े हो जाओ। तो किसी भी प्रकार की आपको सहायता हो, मैं आपको रात में पुकारोगे, रात में आऊँगा। धन्यवाद महोदय, मैं आपसे परिचय तो नहीं हूँ। मैं साहब सतपाल सिंह पाल, आपका सेवक। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यदि आप हमारे रिलेशनशिप में हैं, हमारी समाज से हैं और किसी गांव से हैं, तो वहाँ भी मेरा संदेश पहुँचाइए। जो आपने शिक्षा की दशा दी, और भारी भूमिका। मैं आपको एक बार पुनः याद दिला दूँ, रिवीजन कर दूं कि मैं आपका भरपूर सहयोग करूंगा। यदि आपका बच्चा लगनशील है, आपका बच्चा MBBS करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, IAS IPS करना चाहता है और किसी प्रकार से भी उसको धन का अभाव हो रहा है, तो मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं और आपसे वादा करता हूं कि रात में बुलाओगे तो रात में भी धन से सहयोग करूंगा, मन से सहयोग करूंगा, तन से सहयोग करूंगा। किसी वाणी को ऐसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।